सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छतों तक जाना है, जिनकी मंजिल है आसमां, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक दोस्तों, जैसे कि एक पीछे टॉपिक करवाया गया था साइक्लोट्रॉन, उसी की तरह से ये इम्पोर्टेंट है। ये और वो टॉपिक दोस्तों, साइक्लोट्रॉन और ये टॉपिक दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल में आते हैं। मीन्स 5 मार्क्स में ही वो पूछा जाता है और 5 मार्क्स में ही ये पूछा जाता है दोस्तों। ये दो टॉपिक भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना वो था, तो इसको भी हम वही टॉपिक लिख सकते हैं। मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन किए थे पीछे लास्ट में से वीडियो के, तो इसके अंदर भी हम 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों से करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज एन electrical instrument which detect or measure small current, जो कि क्या करता है, स्मॉल करंट को भी मेजर कर लेता है और डिटेक्ट कर लेता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल है दोस्तों क्या है कि ए करंट कैरिंग conductor placed in magnetic field experience a force। तो क्या होगा, किसके तरीके से एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स एंड डूइंग मैकेनिकल वर्क। बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मेरे लिए क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल बोल सकते हैं हम, वो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखी गई है और उस पे क्या होगा, वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैकेनिकल वर्क करेगी, तो उसको हम बोल देंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शंस क्या है कि क्या क्या लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर से हम समझते हैं इसको कि क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, शुरू से ऊपर से रखते हैं, इसको बोलते हैं हम टॉर्जन हेड। टॉर्जन हेड, उसके नीचे जो ये वायर आपको दिखा रखी है कॉइल के रूप में, तो ये क्या है, एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है जिसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है। ये जो कॉइल है एल कॉइल, सॉफ्ट आयरन की एक कॉइल, ठीक है, जो कि इन ट्रांस के बीच में, ये ट्रांस जो है इनके बीच में रखी हुई है। इस ट्रांस का एक सिरा जो है आपका ऊपर टॉर्जन हेड से जुड़ करके यहां T1 पे आया हुआ है और सेकेंड सिरा इसका एक स्प्रिंग से जुड़ करके आपका T2 पर गया है। इसके अंदर से दोस्तों करंट फ्लो हो रहा है।
दोनों साइड में क्या है, एक हॉर्स शू मैग्नेट लगा रखी हैं। ये नॉर्थ पोल इसका दिखा रखा है और ये साउथ पोल। मींस क्या हो गया कि मैग्नेट यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखा गया है करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पे देखिए बीच में दिखा रखा है एम, एम यहाँ पे मिरर है कि इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि रोटेट करेगी तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो तभी हम इसमें मिरर के अंदर से देख लेंगे। ठीक है, नीचे जो है ये ऊपर से कंप्लीट जो एक चैम्बर बनाया गया है, स्टील चैम्बर, ठीक है, इसके अंदर ये सिस्टम फिक्स्ड होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम क्या क्या लेकर के चले हैं कि एक कॉइल है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक कॉइल है। ये इसके अंदर क्या रखा गया है, एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी गई है। एक एम मिरर है, S1 ये पॉइंट जिसके अंदर से ये स्ट्रिंग है, फॉस्फोर ब्राउन स्ट्रिंग, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, जिसका एक सिरा T2 से जुड़ा हुआ है। तो हम दोस्तों मान के चलते हैं कि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I करंट फ्लो हो रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है और A इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। दोनों आपस में दोस्तों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर रखी गई है। तो परपेंडिकुलर रखी गई है तब उस केस के अंदर हमारे पास में टॉर्क, क्योंकि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इनपुट रखी गई एक कॉइल है, तो क्या होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो रोटेट करेगी मींस टॉर्क निकालेंगे। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने निकाला था। तो हमारे पास में टॉर्क आता है NIBA साइन अल्फा, हमने यहाँ पे अल्फा एंगल माना है थीटा की जगह पे, तो ये हमारे पास में टॉर्क प्रोड्यूस आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम मान के चले कि तब ये देखो इसके अंदर रोटेट करने लग जाएगी, तो क्या होगा, इसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, मींस रिस्टोरिंग फोर्स होगा। अगर किसी चीज को दोस्तों हम इस तरीके से मान लिया, रस्सी को ही लेकर के ऐसे घुमा दें और एकदम से छोड़ दें तो ऐसे आती है, वो क्या उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। तो उस रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर भी ऐसी ही है, फॉस्फोर ब्राउन स्ट्रिप, तो इसके अंदर भी वो होगा। बट हम मान के चले कि ये जो रोटेट हुई ना, ये थीटा एंगल से हुई है। ठीक है, थीटा एंगल से अगर ये रोटेट हुई है मींस थीटा इसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फॉस्फोर ब्राउन के अंदर। ठीक है, तो तब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि वो ये जो है और ये टॉर्क, एक तो फोर्स इसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स और एक ये टॉर्क हमारे पास में आया, दोनों इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं, मींस डिफ्लेक्टिंग। मींस हम क्या कर सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स जो भी आपके पास में। ठीक है दोस्तों, या रिस्टोरिंग टॉर्क, रोटेशन के केस में हम टॉर्क बोलेंगे। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास में देखो ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग, तो NIBA साइन अल्फा हमने निकाला था। देखो साइन अल्फा यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसलिए साइन 90 हो जाएगा, तो 91 वैल्यू हो जाएगी। और ये क्या है आपके पास में, थीटा एंगल से रोटेट हो रहा था ट्विस्टिंग, वो आपके पास में आ जाएगा कि थीटा। तो यहां से हम अपने जो है वैल्यू निकाल लेते हैं आई की, ये बन जाएगी K बाई, ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों, यहां कर लेते हैं इसको, ये बन जाएगी आपके पास में आई की वैल्यू K बाई NBA और ये थीटा, और I इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, G थीटा, वेयर G इक्वल टू K बाई NBA और कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। फ्रॉम दिस रिलेशन
we find that I is directly proportional to theta, where theta is the deflection produced in phosphorons स्ट्रिप और I क्या है, करंट, करंट जो कि इसके अंदर से फ्लो हो रहा था, ठीक है, इसके अंदर से I करंट फ्लो हो रहा है, ये रोटेट होगी दोस्तों, तो क्या होगा, ये यहां से रोटेट होकर के देखो यहां से रोटेशन जाएगी, तो यहां से जो गैल्वेनोमीटर की वायर जो जुड़ी हुई है इसके साथ में नीडल, वो नीडल क्या करेगी, रोटेट होगी, तो रोटेशन से डिफ्लेक्शन दिखाएगी, वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है, क्या कर रही है, हमारे पास में करंट मेजर कर रही है दोस्तों, डिफ्लेक्शन दिखा रही है, तो यही है दोस्तों कि जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, इतना ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के अंदर, उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा, या इतना करंट उसके अंदर से ज्यादा होगा, उतना ही हम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ज्यादा हमें मिलेगा। इसके आगे आते हैं दोस्तों, इसी के अंदर एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, ये क्या है दोस्तों, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, उसको हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, किसमें होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर मेजर कितना करता है दोस्तों, ठीक है, जब आपके पास में 1 यूनिट करंट फ्लो करवा रखा है और तब डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी, मींस करंट सेंसिटिविटी के लिए एस लगा देते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू रख दें ये, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, थीटा डिवाइड बाई में आई क्या आएगा, नीचे के आ जाएगा, ऊपर एन बी ए, और ये नीचे आ जाएगा थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो आपके पास बन गया एन बी ए बाई के, ये आपके पास में करंट सेंसिटिविटी आ जाती है। यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी, इसकी करंट की सेंसिटिविटी की यूनिट आपके पास में क्या आ जाएगी दोस्तों, ये होती है दोस्तों आपके पास में रेडियन एम्पियर इनवर्स, और बोल देते हैं डाइवर्जन एम्पियर इनवर्स, ये हमारे पास में इसकी यूनिट होती है। ये निकाल लिया दोस्तों, अब निकालते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक आता है इसके अंदर वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सिमिलरली करंट की तरह ही वोल्टेज सेंसिटिविटी मींस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज या पोटेंशियल, तो V आपके पास में वी नो फ्रॉम ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहां पे I की वैल्यू रख दें, क्यों I की वैल्यू वही रखेंगे दोस्तों, तो K N B A और ये थीटा और ये R आपके पास में हो जाएगा, तो ये बन गया N B A बाई K और ये डिवाइड में R। अब देखो दोस्तों ये क्या आता है, एन बी ए बाई के, एन बी ए बाई के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एस के इक्वल लिख सकते हैं, मीन्स करंट सेंसिटिविटी के इक्वल लिख सकते हो आप, इसको कर देते हैं साफ, तो वी एस इज इक्वल टू मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई आर। ओम लॉ भी यही कहता है दोस्तों, वी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आता है वैसे आई आर, सेंसिटिविटी के केस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उसी केस से यहां से हमने लिया है ये फैक्टर V इक्वल टू आई आर से, ठीक है। तो ये है आपके पास में दोस्तों गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है। तो अब इसके अंदर कि हाईली सेंसिटिव कैसे होगा गैल्वेनोमीटर, तब हम कहेंगे हाईली सेंसिटिव कि तब ये अगर बहुत ही स्मॉल करंट के अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो इसके अंदर, तब हम कहेंगे कि ये हाईली सेंसिटिव है।
एक बार दोबारा से 1 मिनट के अंदर हम इसको कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखी गई है, तो इसके अंदर क्या होगा, बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। अपवर्ड में और डाउनवर्ड में दोस्तों आपस में फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पिछले वाले टॉपिक के अंदर किया। यहां इस साइड में लगेगा डाउनवर्ड में, इस साइड में अपवर्ड में, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, तो इस फोर्स पर ब्रांच के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा या फोर्स रिस्टोर हो जाएगा। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर काम करेगा, जितना कि हमारे पास में इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के बराबर, दोनों को इक्वल रख करके हमने आई की वैल्यू निकाल ली थी दोस्तों, और उससे हमारे पास में आ गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो ये था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। चलिए कर लेते हैं आपके 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है दोस्तों कि विच थिंग्स measure by moving coil galvanometer। सेकंड क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 2 क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके, ये आप लोगों ने आंसर देना है इनका। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।